जोरावर अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक मेहनती किसान था और अपनी मेहनत के बल पर उसने बहुत कुछ हासिल किया था। उसका परिवार काफी बड़ा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, उसके दो बेटे, उनकी पत्नियां और चार पोता पोती थे। उसके पास एक बैलों का जोड़ा भी था, नंदू और चंदू। कई सालों से सब कुछ सही चलता हुआ आ रहा था कि अचानक एक दिन दोनों बेटों ने बंटवारे की बात उठा दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सब कुछ तो घर में सही है। फिर ये बंटवारे की बात किसने उठाई और क्यों उठाई? मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। जब तक मुट्ठी बंद है तभी तक ही वो ताकतवर होती है, लेकिन जैसे ही वो खुल जाती है उसकी ताकत खत्म हो जाती है। मैं पूरा दिन खेतों में काम करता हूँ और घर के लिए कितने काम खत्म करता हूँ। और एक ये है साहब जी, सुबह नौकरी पर चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। जरा कभी खेतों में काम करके देख तो पता चले। अगर आप खेती करते हो तो मैं भी नौकरी करता हूँ और सारा पैसा लाकर घर में देता हूँ। और अगर इतनी ही परेशानी है तो घर और जमीन बराबर बराबर बांट दो। शाबाश बेटो, इस दिन के लिए ही तुम्हें पाल पोस कर मैंने बड़ा किया था। आधा तुम ले लेना, आधा तुम ले लेना। और कभी सोचा है कि तुम्हारे गरीब माँ बाप का क्या होगा? अब 6 महीने मेरे पास रहना और 6 महीने इसके पास रहना। अगर बंटवारा हुआ तो मैं अपने हिस्से का सब कुछ बेचकर शहर चला जाऊंगा। तो मैं कौन सा गांव में रहूंगा? मैं भी अपना सब कुछ बेचकर शहर चला जाऊंगा, वहां पर काम धंधा कर लूंगा। अभी तुम दोनों गरम दिमाग के लग रहे हो। जाओ पहले शांति से बैठ जाओ। इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप अपने लिए 2 बीघा जमीन रखकर हमारा बंटवारा कर दो। बात बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गई और आखिर में फैसला हुआ कि दोनों बेटों को आधी आधी जमीन दे दी जाएगी और उसमें से 2 बीघा जमीन जोरावर और उसकी पत्नी को मिलेंगे और दोनों बैल भी जोरावर के पास होंगे। वो दोनों बेटे वहां से सब कुछ बेचकर शहर जाना चाहते थे। बरसों से जिस रिश्तों के महल को जोरावर ने जोड़ कर रखा हुआ था, वो एकदम से धराशायी हो गया। दोनों बेटे अपने हिस्से की जमीन और घर बेचकर चले गए और उनके पास 2 बीघा जमीन और 2 बैल और एक कमरे का घर। कहा था ना तुमसे कि बुढ़ापे के लिए जोड़ कर रखना। देखो, औलाद बड़ी हुई और अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गई। किसी ने भी हम बूढ़े माँ बाप को पूछा तक नहीं। तू इतना घबरा क्यों रही है? मैं हूं ना। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत दम है। और बाहर मेरे 2 बेटे भी खड़े हैं। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 2 बैल ही तो है, वो भी तुम्हारी तरह बूढ़े हो गए हैं। अब उनमें इतना दम नहीं बचा कि वो खेतों में काम करे। बस मैं इतना जानता हूं कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन नंदू और चंदू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाहर खूंटे पर बंधे हुए नंदू और चंदू जोरावर की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जोरावर सिंह अंदर से बाहर आता है और दोनों की पीठ को थपथपाने लगता है। बुढ़ापे के लिए बेटों को भगवान से मांगते हैं, और ये देखो, मेरे दोनों बेटे छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे तुम दोनों पर बहुत भरोसा है। कल मेरे साथ खेत में चलना है। फिर से तीनों मिलकर मेहनत करेंगे। जो तिनका तिनका बिखर गया है वो सब कुछ समेटना है। चलो बच्चों, अब तुम आराम करो। कल तीनों जाकर खेत में फिर से मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। जोरावर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से चला जाता है। तभी नंदू और चंदू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आज पहली बार मालिक की आंखों में आंसू देखे हैं। अच्छा बुरा सब वक्त इनके साथ बिताया है, लेकिन आज जिस तरह ये हमारे साथ रो पड़े हैं, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने मालिक के दुखों को खत्म कर दूं। हाँ चंदू, तू सही कह रहा है। हम कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ेंगे। तुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे और इस घर में आए थे, तब मालिक हमें किस तरह अपने बच्चों की तरह खिला पिलाकर बड़ा कर रहे थे। और वो पहला दिन जब उन्होंने हमें खेतों में ले जाकर काम किया, कैसे हमारे पैरों में घुंघरू बांधे और माथे पर प्यार किया। दोनों बैल आपस में बातें कर रहे थे और दोनों ही अपने मालिक को लेकर बहुत दुखी थे। तभी चंदू को अचानक से कुछ याद आता है और वो नंदू के कान में कहता है। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, लेकिन उसके लिए तो हमें अपनी रस्सियां खुलवानी होंगी। वो कौन सी बड़ी बात है, तू मेरी खोल दे, मैं तेरी खोल दूंगा। जोरावर और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे कि तभी नंदू और चंदू वहां से निकलकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक सफेद रोशनी होती है और एक गाय वहां आती है। मेरे बच्चों, कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। तो बताओ, इतने सालों में तुमने क्या सीखा? माँ,
जिस दिन तुमने हम दोनों को सजा देकर घर से निकाला था, उस दिन के बाद से हम यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ से हमें भरपूर प्यार मिला। हमने भी बहुत मेहनत और लगन के साथ में अपने मालिक का साथ दिया। चलो, तो फिर तुम लोग घर वापस आ जाओ। नहीं माँ, जिंदगी के बहुत साल हमने अपने मालिक के साथ गुजारे हैं। अब हमारे मालिक को हमारी बहुत जरूरत है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते। फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हर समस्या का समाधान एक माँ के पास ही होता है। माँ, हम लोग अपने मालिक की मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत होगी। हमें भी अपनी तरह जादुई बना दो। तुम दोनों को अपने मालिक की परवाह करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो दिन भी याद आ रहा है जिस दिन तुम लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया था और मैंने गुस्से में तुम्हें निकाल दिया था। मेरे बच्चों, जाओ, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां देती हूँ। अपने मालिक के सब कष्ट दूर कर दो। तभी गाय के दोनों सींगों से दिव्य रोशनी निकलती है और नंदू और चंदू के अंदर समा जाती है। दोनों वहां से गायब होकर वापस जोरावर के घर पर खड़े हो जाते हैं। अगली सुबह जोरावर सुबह सुबह ही उठ जाता है और उसकी पत्नी जोरावर को खाना बनाकर देती है और बाहर आकर नंदू और चंदू को रोटी और गुड़ देती है और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए, मैं जानती हूं कि तुम दोनों अब इतनी मेहनत नहीं कर सकते और ना ही इनसे हो पाएगी, लेकिन इन्होंने बहुत हौसले के साथ खुद को संभाला है। तुम लोग इनका साथ देना। तभी जोरावर बाहर आता है और दोनों बैलों की रस्सी खोल उन्हें अपने साथ लेकर खेतों में पहुंच जाता है। देखो, तुम दोनों नंदू और चंदू दूर दूर तक हमारे खेत हुआ करते थे, और अब ये 2 बीघा जमीन, पता नहीं इसमें कितना अनाज उग पाएगा। नंदू और चंदू एक दूसरे को देखकर मन ही मन बात कर रहे थे। जोरावर उन दोनों को हल में लगाकर खेतों को जोतने लगता है। खेत की मिट्टी मक्खन की तरह फटाफट जुत जाती है। क्या बात है नंदू और चंदू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों बाद हम काम पर आए हैं, पता नहीं काम होगा भी या नहीं। तभी नंदू वहां रखे हुए बीजों का थैला मुंह में दबाकर ले आता है। जोरावर उसके माथे पर हाथ फेरते हैं और खेतों में बीज बिखेर देता है। क्या हुआ? तुम दोनों क्या घर नहीं जाना चाहते? क्या तुम्हें प्यास लगी है? जोरावर उन दोनों के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन नंदू और चंदू पानी भी नहीं पीते। वो दोनों अपने पैरों से मिट्टी को खोद रहे थे। जोरावर को कुछ शक होता है तो वो वहां पर फावड़े से मिट्टी हटाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारा धन छुपा कर रखा हुआ था। वो जल्दी जल्दी मिट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक लाल कपड़े में बहुत सारी अशर्फियां बंधी हुई हैं। वो उन पैसों को वहां से निकाल लेता है और नंदू और चंदू के गले लगकर रोने लगता है। देख रहे हो तुम दोनों, ये तो भगवान पर चमत्कार हो गया। अब मैं अपने सारे खेत वापस ले लूंगा और हम तीनों वापस अपने इतने बड़े खेत पर ही खेती करेंगे। इन पैसों से हम अपना घर भी वापस ले लेंगे। जोरावर उस पोटली को हाथ में लेकर रोए जा रहा था कि तभी नंदू बोलता है, हम आपके साथ हैं मालिक, आप जैसा करना चाहते हो वैसा करो और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। हैरान मत हो मालिक, हम दोनों जादुई बैल हैं। हमारी माँ एक जादुई गाय थी। एक बार हमने गुस्से में बहुत नुकसान कर दिया, तब उन्होंने हमारी सारी शक्तियां छीन ली और हमें यहाँ छोड़ दिया। लेकिन जब हमसे आपका दुख नहीं देखा गया, तो हम अपनी माँ के पास गए और उन्होंने हमें हमारी सारी शक्तियां वापस लौटा दी। मेरे बच्चों, मैं जानता था मेरा सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम दोनों नहीं। इन पैसों से मैं अपने सारे खेत और घर वापस ले लूंगा। तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जोरावर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद जोरावर उन अशर्फियों से पैसे ले आता है और जिन जिन को उनके बेटों ने जमीन दी थी और घर बेचे थे, उन लोगों को ऊंचे दाम देकर वो अपने घर जमीन छुड़वा लेता है। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं। अब जोरावर पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया था। तभी एक दिन उसके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ वहां आते हैं और अपने बाबूजी और माँ के वापस उतने ही ठाठ देखकर, बाबूजी, हमसे गलती हो गई। अब समझ में आ गया है कि हम लोगों का इकट्ठा रहने में ही फायदा था। हाँ हाँ बाबूजी, हम लोग अब वापस आ गए हैं और साथ में ही रहेंगे। तभी जोरावर की पत्नी आकर बोलती है, वाह मेरे बच्चों वाह, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम दोनों ने बदला है। तुम लोग अपना अपना हिस्सा लेकर यहां से जा चुके हो और अब कभी हमें पलट कर मत देखना। हमारे सिर्फ 2 बेटे हैं, चंदू और नंदू। कड़े शब्दों में अपनी माँ की बात सुनकर वो लोग शर्मिंदा होते हैं।
जोरावर और उसकी पत्नी उन लोगों को साथ में रखने के लिए मना कर देते हैं। निराश होकर दोनों बेटे वहां से चले जाते हैं और नंदू और चंदू के साथ जोरावर और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में बहुत से मछुआरे रहते थे। उनमें से ही एक गरीब मछुआरा था हरिया। हरिया अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। हरिया की कोई संतान नहीं थी। हरिया समुद्र के बीच जाता और मछलियां पकड़कर उनको कभी गांव के बाजार और या कभी कभी शहर जाकर बेच आता था। उससे जो कुछ मिलता उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। पर अब समय के साथ साथ हरिया बूढ़ा हो रहा था, इसलिए अब वो समुद्र के बीच में मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो समुद्र के किनारे बैठकर ही मछलियां पकड़ता था। कभी मछलियां मिल जाती, कभी नहीं मिलती। बस समय कुछ ऐसे ही कट रहा था हरिया और उसकी पत्नी कमला का। पर फिर भी दोनों खुश रहते थे। पिछले 2-3 दिनों से बहुत कम ही मछलियां हाथ आई थीं, जिस वजह से उनको सही से खाना नसीब नहीं हो रहा था। फिर एक दिन हरिया अपनी पत्नी कमला से कहता है, कमला, मैं जरा समुद्र किनारे जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ आज हाथ लग जाए, क्या पता उनको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम भी कितनी मेहनत करोगे जी। जब तक हिम्मत होगी तब तक हाथ पैर चलाने में क्या नुकसान है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी बैठकर आराम से खा रहे होते, पर अपनी किस्मत में कहाँ है ये सुख। अरे जब नसीब ही खराब है अपना तो कर ही क्या सकते हैं हम। अब जो नहीं है उसके लिए क्या रोना। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। चल ठीक है, अब मैं जरा समुद्र के किनारे होकर आता हूँ। उसके बाद हरिया अपना मछलियां पकड़ने का सामान उठाकर निकल जाता है। हरिया का नसीब खराब था, और जब किसी गरीब का नसीब खराब होता है तो उसके साथ सब गलत ही होता है। हरिया जैसे ही समुद्र के किनारे पर पहुंचता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे बेहोश देखकर आसपास के कुछ मछुआरे उसके पास भाग कर आते हैं। अरे ये हरिया को क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हो गया है। चलो हरिया काका को उठाकर उनके घर ले जाते हैं। उसके बाद वो लोग हरिया को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। उसको इस हालत में देखकर उसकी पत्नी कमला घबरा कर पूछती है, क्या हुआ इनको भैया? पता नहीं, ये अचानक से बेहोश हो गए। तभी हरिया को होश आ जाता है और एक मछुआरा उसको देखकर कहता है, देखो देखो, हरिया काका को होश आ गया है। क्या हुआ काका आपको? पता नहीं बेटा, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ। ठीक है, अब आप आराम करो, हम लोग चलते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला कहती है, सुनो जी, आप आराम करो और अभी आपको समुंदर किनारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हो जाऊंगा। समुद्र किनारे मैं नहीं जाऊंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं जाऊंगी मछलियां पकड़ने। तुम? पर तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, तुम कैसे मछलियां पकड़ोगी? वो आप मुझ पर छोड़ दो, आप बस आराम करो घर पर। अगले दिन कमला मछलियां पकड़ने का सामान लेकर समंदर के किनारे जाती है। वहां जाकर वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंक कर वहीं किनारे पर बैठ जाती है। दोपहर होने तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। उसको वहां ऐसे बैठे देखकर एक मछुआरा बिरजू वहां आता है और कहता है, अरे कमला काकी, तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसने वाली है। तुम बेकार में यहाँ बैठी हो। ये हम जैसे सालों से मछलियां पकड़ने वालों के बस का ही काम है। आप तो घर जाओ और आराम करो। कमला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। शाम होते होते उसके जाल में बस थोड़ी सी मछलियां फंसी थीं। वो उनको लेकर बाजार जाती है और बेच कर आती है। उन पैसों से वो अपने पति हरिया और अपने लिए खाना लेकर घर आती है और घर आकर अपने पति से कहती है, आज तो बहुत ही कम पैसे मिले मुझे मछलियों को बेचने से। कोई बात नहीं कमला, निराश मत हो। कितने सालों बाद तो तुमने आज मछलियां पकड़ी हैं। हाँ हाँ जी, मैंने कौन सा अभी हिम्मत हारी है। देखना, मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन कमला फिर से मछलियां पकड़ने के लिए समंदर के किनारे जाती है। उसको देखकर बिरजू कहता है, अरे कमला काकी, तुम फिर आ गई। अरे घर पर आराम क्यों नहीं करती हो?
अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो, क्यों बेकार में यहाँ बैठकर अपना समय खराब कर रही हो? अरे जब मैं कोई मछली छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में आएंगी वो भी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता देखकर कमला कहती है, बिरजू, कभी किसी गरीब के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। कब कहाँ किसका नसीब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ये सब भगवान के हाथ में है, कब वो किस पर मेहरबान हो जाए और उसका नसीब खुल जाए। कमला की ये बात सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है और जाकर अपना काम करने लगता है। कमला वहीं बैठकर मछलियों के जाल में फंसने की राह देख रही थी। सुबह से भूखी प्यासी बैठी बस यही सोच रही थी कि कब कुछ मछलियां उसके जाल में फंसें और वो उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। शाम होने लगी थी। सभी मछुआरे अब घर जाने लगे थे। कमला के जाल में आज एक भी मछली नहीं फंसी थी। कमला भी निराश होकर अपना जाल पानी से बाहर निकालने लगती है। तभी लगता है कोई मछली फंसी है, देखूं तो। अरे हाँ, ये तो सच में एक बड़ी मछली है। जल्दी से इसको बाहर निकालती हूं। कमला के जाल में एक बड़ी मछली फंसी थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है। जैसे ही वो उसको अपने जाल से बाहर निकालने लगती है, वो मछली कहती है, मुझे छोड़ दो, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उनके भोजन की तलाश में यहाँ आई थी। मुझे लगा रात होने वाली है, इसलिए अब सभी मछुआरे अपने अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मुझे उनके पास जाने दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दे सकती। मुझ पर दया करो, अगर मैं नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मछली की बातें सुनकर कमला को उस मछली पर दया आ जाती है और वो मछली से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की वजह से छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर कमला उस मछली को जाल से निकालकर समुद्र के पानी में छोड़ देती है। उसके बाद वो मछली कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं अब अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। तुमने मुझे छोड़कर मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद वो मछली अपने जादू से वहाँ एक जादुई जाल लेकर आती है और कहती है, ले लो, ये एक जादुई जाल है। तुम जब भी इस जाल को समंदर में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ तुम्हारे इस जाल में फंस जाया करेंगी। फिर तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हो। उसके बाद वो मछली वहाँ से चली जाती है। कमला भी वो जाल लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति हरिया को सारी बात बता देती है। अरे ये क्या किया तुमने कमला? उस मछली के कहने पर तुमने उसे जाने दिया। क्या पता ये जाल जादुई है भी या नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि ये जाल असली हो या नकली? कम से कम एक माँ आज अपने बच्चों के साथ तो है। उनको अलग करना भी तो गलत था ना। कमला अगले दिन वो जाल लेकर समंदर के किनारे जाती है और जाल को समुद्र में फेंकती है। उसको ऐसा करते देखकर बिरजू कहता है, अरे कमला काकी, तुम कितने दिनों से यहाँ आ रही हो, मिल तो कुछ नहीं रहा है आपको, क्यों आती हो यहाँ? कमला कुछ नहीं कहती और अपना जाल ऊपर खींचती है। कमला की जाल में ढेर सारी मछलियां थीं। उनको देखकर बिरजू चौंक जाता है। अरे ये क्या, कमला काकी के जाल में इतनी सारी मछलियां? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतनी मछलियां तो मेरे जाल में आज तक नहीं फंसी और कमला काकी ने एक बार जाल फेंका और इतनी ढेर सारी मछलियां। हे भगवान! कमला मछलियों को देखकर कहती है, अरे वाह, इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी। ये एक जादुई जाल है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तो बहुत कमाई भी हो जाएगी और हम भर पेट भोजन भी कर सकते हैं। कमला उन मछलियों को टोकरी में भर कर बाजार में बेचने जाती है और उस दिन उसकी मछलियां हाथों हाथ बिक भी जाती हैं। उन मछलियों के दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आती है और अपने पति हरिया को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर हरिया खुश होकर कहता है, कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। कमला और हरिया खाना खाते खाते आपस में बातें कर रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि बिरजू चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा है। रात को बिरजू चुपके से आकर जादुई जाल की जगह साधारण जाल रख देता है। अब देखता हूँ कि कैसे ये मुझसे ज्यादा मछलियां पकड़ती है। अब ये मेरा है और अब देखता हूँ कौन मुझसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है। अब तो सारी मछलियां मेरी होंगी, मेरी।
अगले दिन बेखबर कमला जाल को लेकर समंदर के किनारे आती है और मछली पकड़ने के लिए अपना जाल समुद्र में फेंकती है। पर यह क्या, उसके जाल में तो आज एक भी मछली नहीं फंसती है। ये देखकर बिरजू मन ही मन बहुत खुश होता है। उसके बाद वो उस जादुई जाल को समंदर में फेंकता है। जैसे वो उस जाल को फेंकता है, जाल अपने साथ साथ बिरजू को समुंदर के अंदर खींचने लगता है। ये देखकर बिरजू घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। कमला तुरंत उसके पास जाकर जाल को जैसे ही पकड़ती है, जाल बिरजू को पानी के अंदर खींचना बंद कर देता है। उसके बाद पानी से बाहर आकर वो कमला से कहता है, कमला काकी, ये लो तुम्हारा जाल। ये तुम्हारे ही नसीब का है और मैं किसी और का नसीब छीनने की कोशिश कर रहा था, पर अब मुझे उसका सबक मिल चुका है। कोई भी किसी का नसीब बदल नहीं सकता। जो नसीब में होगा वही मिलेगा। मुझे माफ कर देना आप। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही किसी की कोई भी चीज हथियाने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं बिरजू, तुमको अपनी गलती का एहसास है, इस बात की मुझे खुशी है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी कभी भी किसी के नसीब में लिखा नहीं मिटा सकता। हमें मिलता वही है जो हमारे नसीब में होता है। अब धीरे धीरे कमला और हरिया मछलियां बेचकर अमीर होने लगे थे। अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। तो देखा आपने कैसे गरीब मछुआरे का नसीब उस मछली ने बदल दिया।